जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ा धीरे सिंह दाबा की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक और इसमें हम रिवीजन का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंच चुके हैं रिवीजन के सेकंड स्लॉट पर। सेकंड स्लॉट में हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 17 से। पेज नंबर 17 से हम पेज नंबर 26 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब 17 देखो, यहाँ तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत, क्योंकि आसानी वगैरह आ रही है तो बहुत कम जानकारी है इसमें। अब यहाँ और एक थोड़ा सा अपना ब्लैंक है, तो पेज नंबर 26 तक पढ़ना है ना हमको। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, तो ये तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब जो अधिगम वाला चैप्टर रहेगा ना, उसको हमको एक एक पेज को पढ़ना होगा। देखो 2 पेज तो हमारी इसमें हो जाएंगे, एमसीक्यूज में हो जाएंगे 23 और 24। अब थोड़ा सा बच जाएगा अपने एक ये वाला पेज 26। देखो बस थोड़ा सा ये भी तो हम फटाफट से पढ़ लेंगे। देखो लास्ट वाला सेशन हमको बहुत फास्टली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना मतलब 1-2 सेशन और हमारे लास्ट वाले 2 सेशन रहेंगे ना, उनमें बहुत ही अच्छी खासी चीजें आएंगी अधिगम वाले चैप्टर में। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। सामाजिक प्रणाली पढ़ रहे थे अपन, बौद्ध स्तर है ना। तो बौद्ध स्तर में सामाजिक प्रणाली कैसे होती है? शिक्षक व्यवहार का नियंत्रण करता है यहाँ पे, और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। टीचर और छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकता है यहाँ पे, और बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से प्रेरित होता है बच्चा यहाँ पे। सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपान में शिक्षक और अंतिम 3 सोपान में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक सक्रिय, मतलब ये थोड़ा ठीक ठाक है। इसमें दोनों ही बच्चे और टीचर दोनों ही एक्टिव रहते हैं। बहुत इस तरह ना, इस वजह से समझना है तो बच्चों को, टीचर को समझाना है तो टीचर को भी एक्टिव रहना होगा। मूल्यांकन करने की होती है आवश्यकता के अनुसार लिखित मौखिक के निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियों को प्रयोग में लाया जा सकता है, और प्रत्येक स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है ना, चीजों को समझने पर। अब देखो बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव क्या है कि छात्रों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। टीचर को स्मृति स्तर के बाद ही बौद्ध स्तर हो सकता है। प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके से करना जरूरी है, छात्रों को प्रेरित रखना जरूरी है, और कक्षा के आकांक्षा को स्तर को बढ़ाओ, है ना, उसकी आकांक्षा को बढ़ाओ बच्चे की, तब जाकर सीखेगा। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान क्या है? देखो प्रतिमान क्या है? हंट का चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान उद्देश्य क्या है? छात्रों में मौलिक, देखो ये अब चिंतन का प्रतिमान आ गया। ये हम स्मृति पढ़ चुके, बहुत पढ़ चुके, अब चिंतन बहुत से भी एक लेवल आ गया था। अब इसके प्रतिपादक घंटे, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में मौलिक और स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में समस्या समाधान जो आलोचनात्मक क्रिएटिव चिंतन शक्ति का विकास करना। इसकी संरचना क्या होती है? समस्या की प्रकृति पर आधारित होती है, और ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह की हो सकती है। क्या चिंतन? इसके 4 सोपान होते हैं। इसके 4 सोपान को आप है ना सू से याद रखोगे, SW, है ना। तो समस्या की स्थिति उत्पन्न करना, फिर उपकल्पना निर्माण, और उपकल्पनाओं पर चिंतन बनना, और उपकल्पना का परीक्षण। इस वजह से यू लिखा है, उपकल्पना। ठीक है, अब देखो सामाजिक प्रणाली क्या होता है? यहाँ पे सामाजिक प्रणाली कैसे होती है? कक्षा का वेतन पूर्ण रूप से खुला होता है, क्योंकि चिंतन करने के लिए कोई बंदिश वगैरह लगेगी तो चिंतन कैसे होगा, है ना। छात्र क्रियाशील स्वप्रेरित होते हैं। छात्रों के सामाजिकीकरण का दृढ़ आधार है ना, सहयोग, सामाजिक सहनशीलता, सहानुभूति, इन सबका वातावरण, ऐसा वातावरण होता है। मूल्यांकन प्रणाली निबंध तो प्रश्न ज्यादा होंगे, तब भी बच्चे का चिंतन में पता चलेगा, और अभिवृत्ति, समस्या समाधान, सृजनात्मकता आदि के परीक्षण उपाधि होते हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक बातें तीनों की तुलना करनी। इसके प्रवर्तकों ने स्मृति स्तर बिंदु है, स्मृति स्तर है, बौद्ध स्तर, चिंतन। प्रवर्तक कौन माने जाते? हार्बर्ट है, मोरिस, हंट है। ये बताई दिया ना, ये मेमोरी है, बौद्ध चिंतन है। इसमें शिक्षक की प्रकृति कैसे? इसमें विचारहीन होती है, इसमें विचार मुक्त होती है, इसमें विचार युक्त होती है ना, पूर्ण विचार वाली होती है। उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानात्मक है, सिर्फ इसका बोध है और प्रयोग भी करना है। संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, तीनों इसके उद्देश्य। ये हायर लेवल पर जाता है ना, ये मतलब इस यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना तो चीजें हायर होती जाएगी। पाठ्यपुस्तक यहाँ तथ्यात्मक होती है, व्याख्यात्मक होती है, चिंतन से युक्त होती है। कक्षा का वातावरण के साथ निष्क्रिय होता है, आलोचनात्मक होता है, विवाद यानी आपस में बहस वगैरह भी होती है। अधिगम हेल्दी बहस। अधिगम कैसा होता है? उद्दीपन अनुक्रिया वाला या पुनर्बलन वाला, यहाँ आत्मनिष्ठ अधिगम, मन से पढ़ रहे बिल्कुल। अधिगम की संरचना कैसी होती है? संकेत वाली होती है, संबंधी विभेद वाली होती है ना, और यहाँ पे समस्या समाधान, यहाँ पे अधिगम प्रॉब्लम सॉल्व के द्वारा करते हैं। युक्तियां कैसी होती है? व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाओगे, प्रश्नोत्तर के द्वारा पढ़ाओगे, या वाद विवाद द्वारा, ये आपस में वाद विवाद करके पढ़ाओगे, सबसे अच्छा तरीका। अभिप्रेरणा कैसी होती है? बाह्य होती है, बाह्य और आंतरिक दोनों चल जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंतरिक होती है। चिंतन मनन करने के लिए आपको कोई बाहर से मोटिवेट करके आप चिंतन मनन कर ही नहीं पाओगे, तो फोर्सफुली होगा। फोर्सफुली कभी भी कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता। और बुद्धि संबंध, इसमें बुद्धि और स्मृति में कोई संबंध नहीं है। आपको 10 किताबें आते तो इसका मतलब ये नहीं आप माइंडेड हो, है ना। प्रत्यक्ष संबंध होता है। 10 किताबें आप दूसरों को कैसे याद करवा सकते हो? ये माइंड की निशानी। तो मतलब एक माइंडफुल पर्सन की निशानी। अब देखो प्रत्यक्ष संबंध होता है इसमें, और मौलिक तथा सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है इसमें। परीक्षण कैसा होता है? मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ, प्रत्यास्मरण तथा वाक्य पूर्ति वाला परीक्षण इसमें किया जाता है। इसमें मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ वाला, अभिज्ञान वाला, बहुवचन वाला, सत्य असत्य, लघु उत्तरी वाला। यहाँ देखो निबंधात्मक में कि वर्णन करो, विचार करो, ऐसे प्रश्न, मूल्यांकन करो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और परीक्षण की जांच कैसे होती है? अनुभव उत्तरमाला से मिलाया जाता है, मिटाए नहीं मिलाया जाता है। छात्रों के अनुभव का क्षेत्र दूसरे शब्दों के प्रयोग, मतलब अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। नियम को पर्याप्तता के उपयुक्त क्या है? ये व्यावहारिक रूप से हल, मतलब व्यावहारिक और सहज तरीके से। और शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य के आधार प्रकार 3 होते हैं। शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक। ठीक है, ये ब्लूम ने बताया है। शिक्षण के उद्देश्य के आधार प्रकार ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक यानी मोटर स्किल, कौन सा? साइकोमोटर स्किल। ठीक है, इसके प्रतिपादन बेंजामिन ब्लूम माने जाते हैं। सामान्य प्रवृत्ति है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन पढ़ेंगे। तो ये जानेंगे ना, इसकी कुछ उपलब्धियां जानेंगे। ये कार्य क्रियाएं बहुत ज्यादा अंदर हो जाएगा ना, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। ये दोनों ही पढ़ेंगे। ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान करना है, वस्तुओं का ज्ञान करना, साधनों का ज्ञान करना, सार्वजनिक वस्तुओं का ज्ञान करना। बोध में क्या होता है? अनुवाद करना है, व्याख्या करना है, उल्लेख करना है, ऐसा बोध में आता है। प्रयोग में क्या होता है? नियमों सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना, निदान करना, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, ये सब। विश्लेषण में क्या होता है? तथ्यों को विश्लेषण करना,
संबंधों का विश्लेषण करना है, व्यवस्थित संबंध सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। खाली मोटा मोटी ध्यान रखोगे कि इसमें ज्ञान करना जाता है, इसमें चीजों को व्याख्या करना, उल्लेख करना, इसमें क्या आता है प्रयोग में सामान्यीकरण करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रयोग करना, प्रयोग में प्रयोग करना आता है, सामान्यीकरण भी आता है ध्यान रखें। विश्लेषण 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 विश्लेषण, संश्लेषण में क्या आता है संश्लेषण करना, योजना बनाना, अमूर्त संबंध खोजना, संश्लेषण में संबंध वगैरह खोजना, संश्लेषण करना ही मेन है। मूल्यांकन में क्या आता है आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके का मूल्यांकन करना, इनमें ये चीजें शामिल होती, बहुत ज्यादा इसमें अपन अंदर नहीं जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो अपना ब्लैंक पूरा है ना, भावनात्मक पक्ष बताया नहीं हुआ, ब्लैंक आ गया। क्रियात्मक पक्ष देखते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष देखते हैं। इसमें क्या है, इसके 6 भाग है। सहज क्रिया है, एक आधारभूत अंग संचालन है, शारीरिक योग्यता है, प्रत्यक्षीकरण ये कौशल युक्त अंग संचालन, सांकेतिक संप्रेषण है। अब इनमें क्या क्या देखो, सहज क्रियात्मक अंग संचालन अचानक से होने वाला काम, जैसे कि बच्चा अपने चारों ओर फैले किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है तो हाथ पर चींटी गिरते ही हाथ झटक लेना, काटना, झटकना, झटका देना, ढीला करना, छोटा करना, मतलब सहज क्रिया आती। आधारभूत अंग संचालन में क्या आता है, मन से जो करते हैं, मतलब इंटेंशनली जो करते हैं, आदेश मिलने पर अंग संचालन करना, जैसे उछलना, कूदना, रेंगना, दौड़ना, ये सब। शारीरिक योग्यता में कहती है जो आपकी आदेशात्मक क्रिया है ना, वो थोड़ी अच्छे से हो, अच्छे से आप उनको संपन्न कर पाओ, इसके लिए किया जाने वाले कोई शारीरिक एक्टिविटी, जैसे योगा एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि हम डेली रूटीन का काम अच्छे से कर पाए फुल एनर्जी के साथ। अब देखो यहाँ पे शारीरिक योग्यता कहती है अंग संचालन क्रिया को करने के लिए काम करने की क्षमता को बढ़ाना है ना, शुरू करना, सहन करना, अजीब अजीब से उदाहरण, लेकिन इसका मीन्स तो यही निकल रहा है, शुरू करना, व्यवहार करना, सुधारना, ये सब। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण में हाथ और आंखों का मतलब मस्तिष्क और अंगों का कोऑर्डिनेशन करना है ना, समायोजन करने में सफल होना, वह वातावरण फैले, उद्दीपन को पहचान। यहाँ पे सामंजस्य देखो, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का सामंजस्य, सूंघना है, स्मृति है, लिखने में क्या था हाथ और आंखों का सामंजस्य है ना, दिमाग का। कौशल में क्या था वो नृत्य करना, चलना, गोता लगाना, ये सब स्किल है, तैरना, ये सब। सांकेतिक में क्या था कुछ सांकेत मतलब संकेत वगैरह, जैसे कि नकल उतारना है, मुस्कुराना है, चित्रांकन करना, भंगिमा है ना, ये सब बिना भावों को प्रदर्शन, बिना बोले भाव को। अब देखो यहाँ पे क्रियात्मक के उद्देश्य, ये क्रियात्मक ही चल रहा है, ये क्रियात्मक के मनोगत, ये पक्ष देखिए हमने, क्या देखे इनके क्रियात्मक के पक्ष कितने। अब इसके उद्देश्य, इसके एरियाज देखेंगे है ना, और क्रियात्मक के उद्देश्य देखेंगे, तीनों चीज देखेंगे। तो इसके पक्ष वगैरह क्या है ना, इसके पक्ष है, इसके एरियाज है, और इसके एम है, इसके उद्देश्य। तो 3 पहलू जानेंगे इसके। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण होता है, इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो उद्दीपन है साइकिल है तो उसको कार्य आप चलाने चलेगा, नियंत्रण करना, उस पर समायोजन स्थापित करना, स्वभाव में उतर के धीरे धीरे फिर आदत बन गई, तो ये 4 तो ऐसे ध्यान रखेंगे। अब इनके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को सिर्फ ये पॉइंट को ध्यान रखो, उपलब्धि थोड़ी सी पढ़ लेंगे लेकिन जरूर नहीं, और ये तो कुछ खास है नहीं। देखो वर्ग क्या है, तो प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था, इसको ऐसे ध्यान रखो, पवन काज कैसे ध्यान रखो, पवन काज, प्रत्यक्षीकरण करना, व से व्यवस्था करना, न से निर्देशात्मक अनुक्रिया, और 4 से कार्य बनाने, मतलब क से अपने कार्य प्रणाली वगैरह, और जैसे पवन काज है ना, तो जैसे अपने जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया है ना, तो ये भी अनुक्रिया, ये भी अनुक्रिया, ये भी काम ही है, मतलब कार्यप्रणाली, ये भी अनुक्रिया, थोड़ा प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था ध्यान रखो बस। इसमें क्या क्या था, प्रत्यक्षीकरण में वर्णन करना, संक्रमण करना, व्याख्या करना, प्रत्यक्षीकरण में क्या करना, व्याख्या कर पाना, कुछ खास व्यवस्था, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, संवेगात्मक स्तर, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे यहाँ तक, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे यहाँ तक। देखो शिक्षण के स्तरों के आधार पर चीजें फिर है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पहले शुरुआती स्तर पे, शुरुआती लेवल पे हमको बहुत सरल पढ़ना ताकि चीजें समझ आ जाए कि ये क्या है, चलो वर्ग, अब ये उपलब्धियां इसके भीतर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण अपने स्मृति है, बोध है, चिंतन, इसको डिटेल से पढ़ चुके। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण की एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय और हस्तक्षेप रहित होता है। स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचार। बस फिनिश करते थोड़ा सा पढ़ के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। और शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर, प्रस्तुति का प्रदर्शन, कार्यक्रम, ये कुछ इतने प्रकार। शिक्षण के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक, किसके आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो देखो अलग अलग आधार पर हमने देखा है ना, कुछ अलग अलग आधार पर हमने जान लिया, इसके आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार। अब शिक्षण के उद्देश्य को लिखने की कुछ विधियां होती है। कौन सी विधि? एक तो आप शिक्षण के उद्देश्य को ऐसे लिख सकते हो कि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। एक आप लिख सकते हो भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक उद्देश्य, है ना। तो सामान्य विशिष्ट उद्देश्य ग्रोन के द्वारा बताया, भावनात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक उद्देश्य के अपने RCM उपागम में बताया गया है ना। तो ठीक है, ये अपने 2 तरीके, इस तरीके से 2 तरीके बताते हैं उद्देश्य को लिखने के। बाकी इन दोनों ने आधे अधूरे बताया। रॉबर्ट मेगर ने बताया खाली ज्ञानात्मक, भावनात्मक उद्देश्य में इस तरीके से लिख लो, और रॉबर्ट मिलर ने बताया कि आप क्रियात्मक उद्देश्य को लिख लो। तो इन्होंने आधे अधूरे बताया, इन्होंने पूरे बताया ऐसे लिखो उद्देश्य को, शिक्षण उद्देश्य को। और कुछ अनुरूपण शिक्षण है, अनुरूपण शिक्षण को ध्यान रखिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो सिमुलेटेड, कुछ यथार्थ शिक्षण, इसमें क्या करा जाता है, कृत्रिम परिस्थितियों में बिल्कुल यथार्थ से शिक्षण वगैरह कराया जाता है। कुछ वातावरण क्रिएट करा जाता है, वहाँ शिक्षण करते हैं। और अनुरूपण शिक्षण कॉन्सेप्ट है छात्र और कृष्ण में। अब पुनः शिक्षण क्या होता है, इसमें देखो चरण क्या होता है, पाठ योजना बनाना, सूक्ष्म शिक्षण करना, आलोचना करना, ये चलता रहता है वापस से। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1961 और 10-12 साल के बाद भारत में हुआ था। ये देखो कितने 12-13 साल के बाद 74 भारत में आया था। किसने करा था? एचिसन है, ब्रुश और एलन ने करा था। यहाँ पे पासी और शाह ने सर्वप्रथम भारत में करा था। और कुछ NCERT, काशी, इंदौर। 1 सेकंड पॉज कर रखिए ना, 1 सेकंड रुकेंगे, वापस कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो कहाँ थे हम? देखो हम देख रहे थे कि पाठ योजना है, सूक्ष्म शिक्षण है, आलोचना है, और ये वापस से करके शुरू हो जाता है।
और उसमें कुछ विद्यालय प्रभावशीलता के बारे में बताया जाता है। तो क्या क्या है, देखो विद्यालय देखो ये तो अपने कुछ खास बातें है नहीं, अच्छे गुण, अच्छे शिक्षक के गुण क्या है, ये कुछ खास बातें है नहीं, ये हमने देख लिया कि सूक्ष्म शिक्षण कब आया, कैसे कैसे आता है, ठीक है, कहाँ आया और कौन कौन लेके आया, ये सब। अब विद्यालय प्रभावशीलता जुड़े कुछ कुछ अपन इसकी परिभाषा जान लेते हैं। टीपी रन ने क्या कहा है कि जीवन का अंग होता है विद्यालय। वही जॉन डीवी ने क्या कहा है, विशिष्ट वातावरण होता है। देखो ध्यान रखेंगे, नन से अंग, डीवी टीवी में क्या होता है, विशिष्ट वातावरण, जहाँ टीवी चलती है वहाँ एक फिजा बन जाती है ना। मुदारी क्या कहते हैं, विद्यालय सौंदर्य प्रेरणादायक वातावरण है। दादा क्या देते हैं आपको, मतलब मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं ना आपके दादा आपको, ऐसे याद रखो। रोज क्या कहता है, अच्छे लोग कभी भी गुस्सा नहीं करते। तो सभ्य मनुष्यों के द्वारा अच्छे बच्चों के निर्माण के लिए विद्यालय बनाए जाते हैं। बालकृष्ण के द्वारा क्या कहा जाता है, फैक्ट्रियों में नहीं होता बल्कि विद्यालय में होता है ना। तो इस तरीके से कि हमको फैक्ट्री की जरूरत नहीं बल्कि विद्यालय की जरूरत है। और जॉन डीवी क्या कहते हैं, ये बालकृष्ण ने कहा, एक छोटे से बच्चे ने कही इतनी गहरी बात। ये जॉन डीवी ने क्या कहा, चार दीवारी के भीतर एक समाज का निरूपण है। अब फटाफट से ये एक पेज पढ़ लेते हैं, ठीक है, यही पेज पढ़ना था ना हमको, फटाफट से ये तो पूरे रीड करना होगा हमको। देखो हमको, हाँ तो देख लेते अधिगम में शादी करते करते सीखना, व्यवहार में अंश परिवर्तन। अधिगम हिलगार्ड के द्वारा इनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसको द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। स्मिथ क्या कहती है, इनकी पुस्तक है एक साइकोलॉजी एंड टीचिंग, जिसमें अधिगम प्रक्रिया में चालक लक्ष्य तथा लक्ष्य का अवरोधक होना मानते हैं। देखो हिलगार्ड की पुस्तक है थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब कैसे सीखोगे आप, सीखने की क्या थ्योरीज है, क्या सिद्धांत है सीखने। और स्मिथ जो अपन पढ़ रहे हैं वही सीखने के सिद्धांत, जो महत्वपूर्ण किताब है देखो हिलगार्ड ने लिखी। स्मिथ ने क्या, साइकोलॉजी एंड टीचिंग, तो पढ़ाने, अच्छा ये पढ़ाने के ऊपर लिखते हैं, टीचर कैसे पढ़ा साइकोलॉजिकल तरीके से, तो ये दोनों के ऊपर लिखते हैं लगभग, मतलब दोनों को सेंटर करके किताब है, बच्चे को लेकर टीचर को लेकर। तो अधिगम की प्रक्रिया में चालक लक्ष्य का अवरोधक होना आवश्यक होता है। और यहाँ अधिगम ऐसी प्रक्रिया जिसको द्वारा क्रिया प्रारंभ, ठीक है। यहाँ देखिए अधिगम की सोपान क्या, देखो अधिगम के सोपान कितने, कुछ 8 सोपान है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। अल्टा और ऐसे वैसे अल्टा ऐसे वैसे, अलका है ना, इस टी को अपन के पढ़ो, अलका ऐसे वैसे, अलका ऐसी वैसे हरकतें मत करा करो, ऐसे ध्यान रखो। ऐसे आवश्यकता वगैरह, ल से अपने लक्ष्य वगैरह, टी से अपने तत्परता वगैरह, ए से अपने अधिगम स्थिति वगैरह, ठीक है। तो आवश्यकता है, देन लक्ष्य, देन टी से कुछ तत्परता वगैरह, और ऐसे अपने अधिगम की स्थिति वगैरह, और ऐसे वैसे असे अनुक्रिया करना, और स से अपने समायोजन करना, वी से अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, और स से अपने स्थायीकरण करना, ठीक, इस तरीके ध्यान रखिए। ऐसे अनुक्रिया सस्य समायोजन है ना, ऐसे अनुक्रिया सस्य समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन, और एक और ऐसे अपने स्थायीकरण है ना। तो इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखोगे क्या क्या है। तो एक थोड़ा सा देखें, अ से आवश्यकता, ल से लक्ष्य वगैरह, टी से तत्परता वगैरह, ए से अनुक्रिया वगैरह, और ए से फिर वापस अनुक्रिया, ऐसे अधिगम, अच्छा ऐसे अधिगम वगैरह। तो आवश्यकता है और लक्ष्य है, तत्परता है, अधिगम की स्थिति है ना, और अनुक्रिया है, और कुछ वी से व्यवहार में परिवर्तन है, और स से यहाँ तो स्थायीकरण है, और यहाँ पे स से समायोजन है। तो मोटा मोटी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अधिगम के प्रतिफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्यवहार में सुधार हो जाता है, ये सब हो जाता है। परिभाषा देखो हिलगार्ड ने क्या कहा, नवीन परिस्थितियों में अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्यवहार में सुधार में ज्ञानात्मक क्रिया शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है, वृद्धि और विकास में सहायक होता है, समाज में सहायक होता है, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, और व्यक्तित्व का विकास हो जाता है इससे, है ना। नोट में अधिगम ज्ञान है, और आदतें, मूल्य है, कौशल्य, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और कल्याण में सहायक होता है। देखो किंजले गेडेन क्या कहा, अधिगम ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा जन्म होता है, उसका परिवर्तन होता है, व्यवहार का जन्म होता है इससे, किंजल है ना, काजल लगाते हैं ना, जन्म होता है। तो जन्म का कुछ बात करी उन्होंने, परिभाषा क्या है कि काजल और जन्म है, तो लिख लेते ताकि अगली बार रिवाइज करें, तो यही ट्रिक आजमाए अपन, काजल जन्म है ना। तो इस तरीके से अब देख लो परिभाषा क्या है। तो हिलगार्ड ने क्या कहा, 1 मिनट रुकेंगे, हाँ चलो ठीक है। हिलगार्ड ने क्या कहा कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही हिलगार्ड है ना। तो हमने ध्यान रखा था कि अनुकूलन, पहाड़ी पे हमको अनुकूलन के लिए, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, वहाँ पर्वत पे जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह चाहिए अनुकूलन के लिए, उर्वर थे। और ठीक है, या फिर एसी जैसे ठंडी हवा आती है पहाड़ी पे, वातानुकूलन किसको कहते हैं, एसी को। तो हिल पे एक रुकेंगे, 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा मूव हो गया है, फिर कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन, कहाँ थे अपन। तो यहाँ पढ़ते हिलगार्ड। और वुडवर्थ क्या कहते हैं, विकास सीखने की प्रक्रिया और अनुभव में वृद्धि ही अधिगम होता है। वुडवर्थ है ना विकास, तो विकास हमको कोई लड़का मतलब विकास कर सकते, बहुत ज्यादा पैसे वाले वुडवर्थ ने कहा, ठीक है, विकास की प्रक्रिया। और टोरंटो आदत, ज्ञान, रुचि है ना, इनके द्वारा कुछ 3-4 शब्दों का प्रयोग कराया जाता है। और गेट सर ने प्रशिक्षण के द्वारा अनुभव, मुझे गेट खोलने का अनुभव नहीं है ना, कभी दरवाजा खोला नहीं, प्रशिक्षण नहीं, तुम खोलो ये लकड़ी का गेट। स्किन के व्यवहार के अर्जन की उन्नति, स्किन आपके साथ आपकी स्किन रोज डेली ग्रो करती जाए, उन्नति मतलब ग्रो पे ग्रो करती जाए ना, मतलब ग्लो करती जाए, ग्लो है ना। और गिलफोर्ड क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। गर्लफ्रेंड क्या कहती है, व्यवहार के कारण, आपकी गर्लफ्रेंड के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, उसके व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन, ऐसे ध्यान को कुछ भी। मार्गंतर के द्वारा क्या कहता है, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम के स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। किंग है ना, तो अनुभूति के कारण आपको कैसा लगा जब आपको राजा बनाएगा तो अनुभूति के कारण व्यवहार में परिवर्तन। रिली तरह लेविस के द्वारा अनुभूति कैसा लगा जब फर्स्ट साइट हुआ तो अनुभूति के कारण व्यवहार में परिवर्तन। पीली ने क्या कहा, परिवर्तन अधिगम है। पीला, तुम आजकल बहुत पीले पड़ते जा रहे हो, क्या बात है, तुम्हारी लाइफ उथल पुथल हो गई, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए तुम्हारी लाइफ में ना, है ना, सब कुछ इधर से उथल पुथल हो गया तुम्हारी लाइफ। इस वजह से शायद तुम्हारा चेहरा पीला दिखाई दे रहा है, पीला हो गया इस वजह से तुमको, तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन है, इस वजह से तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया, है ना। अब डेनियल बेल के अनुसार मतलब बीमार हो गए। डेनियल बेल के अनुसार शक्ति होता, देनी किसको शक्तियां देनी, है ना।
देनी यानी देना है ना, शक्ति देना, भगवान हमको शक्ति देना है ना। तो हिलगार्ड वगैरह वातानुकूलन पहले ही आ गया था अपने, और व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन और कोलन के द्वारा और कुछ निर्मित व्यवहार में परिवर्तन है ना। कोल निर्मित व्यवहार में परिवर्तन, पहले से निर्मित व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको सीखना कहते हैं। तो कोल है तो कोल के द्वारा निर्मित शब्द का, भले ही थोड़ी बहुत बनावटी बातें कर लेते हैं लेकिन कोल तो करते हैं उसको, निर्मित यानी बनी बने। क्रोनबेक के द्वारा क्या सीखना, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार पर। तो ये क्रोनबेक क्या कहते हैं, बेक अनुभव के कारण। कैसा लगा जब तुम्हारी बोन बेक ठीक होगी, बेक यानी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया, तुमको कैसा अनुभव, ठीक होगी तो है ना, अब तुम चल फिर सकते हो, खड़े हो सकते हो। ठोंडाई के द्वारा उपयुक्त अनुक्रिया के चयन व उत्तेजना से जोड़ने की अधिगम, ठीक है, उत्तेजना से जोड़ना। तो कुल मिला के ठोंडाई के द्वारा क्या करते हैं, जोड़ना शब्द का इस्तेमाल, उत्तेजनाओं से जोड़ना। गार्डन बर्फी के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आवश्यकता की गार्डन बर्फी, आपको है ना बर्फी खाने की जरूरत है, मतलब आपको नीड है, आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको बर्फी खानी चाहिए, ऐसे कुछ करने करेंगे। पाउलो ने क्या कहा, आदत करने मन का नहीं, पाउलो तो आदत पर ही बात करते वैसे भी, ठीक है। ये कुछ बेसिक की परिभाषा है जो अधिगम की पूछी जाती है कि क्या है अधिगम। अब देखेंगे अधिगम संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। व्यवहार दृष्टिकोण क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन है। और गेस्टाल्ट दृष्टिकोण कहते हैं संपूर्ण अधिगम क्या है, संपूर्ण स्थिति को जान लेना। हार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि लक्ष्य केंद्रित होता है, अधिगम क्या होता है, लक्ष्य की ओर जाता है। ये व्यवहार में परिवर्तन कहता है संपूर्ण स्थिति को जान लेना, लक्ष्य की ओर जाना। क्रूट लेवन क्या कहता है कि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान संग्रह, कि आपको प्रत्येक चीजों का ज्ञान हो जाना है। प्रयत्न भूल क्या कहता है कि भूल से सीखना ही आपका अधिगम होता है। अधिगम की विशेषता क्या, देखो फटाफट से जीवन पर सीखना, फटाफट से देख लेते इसको 1-2 मिनट में। जीवन पर सीखना ही हमारा अधिगम होता है। और अधिगम में परिवर्तन होता है और प्रगतिशील सुधार होता है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है और सभी सीखते हैं। और अधिगम व्यक्तिगत सामाजिक दोनों प्रकार का अधिगम, सकारात्मक प्रकार सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है और मेस्लो ने बल दिया है। सीखना सक्रिय रचनात्मक होता है और सीखना वियोगपूर्ण होता है। सीखना उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया और अधिगम ज्ञानात्मक क्रियात्मक तीनों होता है। और अधिगम समायोजन की प्रक्रिया मानी जाती है। और सीखना समस्या समाधान प्रक्रिया एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। और समस्या समाधान की प्रक्रिया आवश्यकता पूर्ति करती है। और अधिगम स्थानांतर होता है। अधिगम प्रक्रिया को परिणाम होता है। और सीखना नया कार्य करना होता है। सीखना अनुभव का संगठन। और अधिगम होता है अनुमानित प्रक्रिया होती है, निष्पादन से अलग होती है। और अधिगम में सदैव अनुभव शामिल होता है। अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, अधिगम अनुभव का संगठन। अधिगम को प्रभावित करने कार्य क्या, व्यक्तिगत कार्य। अभिप्रेरणा स्किनर ने कहा कि सीखने का राजमार्ग, अभिप्रेरणा सर्वाधिक प्रभावित करती है ना व्यवहार में परिवर्तन। मतलब इस अभिप्रेरणा को लेकर स्किनर ने यह कहा और स्टीफन ने क्या कहा, शिक्षक के हाथों में सबसे मजबूत साधन है। ये शिक्षक की शुरुआत है, अधिगम की शुरुआत है, सुनहरी सड़क और अनिवार्य स्थिति और सर्वोत्तम आधार, ये सब कहते हैं इसको। इच्छा शक्ति भी प्रभावित करती है सीखने को, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है। कहता है कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर का वास्तव परिपक्वता भी आपकी सीखने को प्रभावित करती है। और गेसेल ने परिपक्वता को लेकर कहा है कि जीवाणु के समूचे प्रभाव को पूरा, अगर सारे जीवाणु मिलकर समूचा प्रभाव डालेंगे उसको परिपक्वता। अपरिपक्वता अधिगम में अंतर क्या है, ये लास्ट पेज है ना, क्या अंतर है। तो परिपक्वता अधिगम दोनों अंतर संबंधित होते हैं। दोनों व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। उनके संबंध में विचार करने से पूर्व हम परिपक्वता को समझना होगा। परिपक्वता की परिभाषा के जाने, परिपक्वता की विशेषताओं के जाने, दैट्स ऑल। गेसेल का क्या विचार, बोरिंग का क्या विचार, गेट्स का क्या विचार, इसको कैसे ध्यान रखें, जीबीजी। तो इसको कैसे ध्यान रखें, जीबीजी। क्या कह रहे हो आप बताओ, जीबीजी है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखें। थोड़ा सा रुकेंगे 1 मिनट, बस फिनिश करते हैं। तो क्या पेंसिल से एक्चुअली मिट जाता है, फिर अगली बार हम अगली ट्रिक बना लेंगे इस वजह से। तो जीबीजी तो गेसेल के द्वारा क्या कहते हैं, वही अपने समूचा है ना, जीवाणु को समूचा परिपक्व, तो वही जीवाणु वाली बात गेसेल के द्वारा। बोरिंग के द्वारा क्या, वृद्धि और विकास है जो अनमोल व्यवहार में ये परिपक्वता को वृद्धि विकास कहते हैं। गेसेल क्या कहते हैं, गेट्स क्या कहते हैं, ये भी वृद्धि और विकास कहते हैं। परिपक्वता क्या, वृद्धि, ये भी क्या कहते हैं, परिपक्वता क्या, वृद्धि। तो जीबीजी। अब परिपक्वता की विशेषता क्या होती है, जीवाणु का समूचा प्रभाव होता है। पहले गेसेल कह दी स्वचालित होती है परिपक्वता। देखो कितनी 6 विशेषताएं हैं परिपक्वता की, तो ध्यान रखेंगे 6 विशेषता। जीवाणु को समूचा स्वच्छ अपने आप होती है। वृद्धि की पूर्णता है ना, वृद्धि है, विकास है। तो परिपक्वता तो वृद्धि है, परिपक्वता विकास है, आंतरिक सुधार है, परिपक्वता अधिगम का कार्य है ना। तो परिपक्वता में वृद्धि, विकास, अधिगम, ये सारी चीजें शामिल होती है। वृद्धि है, विकास है और अधिगम है ना। आंतरिक सुधार होता है और अपने आप हो जाती है ना। तो कुछ ये बेसिक वृद्धि, विकास और अधिगम तीनों शामिल है। और आंतरिक विकास वगैरह होता है, जीवाणु को समूचा प्रभाव सोचल अपने आप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटी इन तीनों को अच्छे से रिवाइज कर लिया। ओके, तो मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट पेज में, है ना। तो अपने अगले स्लाइड में मिलते हैं अब।